न्यू एपिसोड 1 शिवाय मौर्य 6 अंक। गणित के शिक्षक सचिन रॉय के यह कहने के बाद कक्षा में सभी जोर जोर से हंसने लगे। लगभग सभी ने अपनी नजरें घुमाकर उस छोटे कद के काले बालों वाले युवक की ओर देखा जो कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। यह युवक शिवाय मौर्य था, जिसे परीक्षा में सिर्फ 1 अंक मिला था। शिवाय मौर्य, तुम्हें मुंबई से सीखना चाहिए। इतनी कठिन परीक्षा होने के बावजूद वह 96 अंक लाने में कामयाब रहा। तुम्हें परीक्षा में सिर्फ 1 अंक कैसे मिला? अपना नाम खराब मत करो। विक्रम सिंह ने आ भरी। मेरी कक्षा में इतना उपद्रवी छात्र कैसे हो सकता है? जब वह पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ था तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उसके नंबर तेजी से गिरने लगे और उसके परीक्षा परिणाम इतने निराशाजनक थे कि कक्षा का औसत भी गिर गया। टीचर, वो अपने नाम शिवाय मौर्य के भी अनुरूप नहीं है। शिवाय मौर्य वो बिल्कुल भी औसत नहीं है। उसका स्तर औसत से भी नीचे है। वो तो बिल्कुल घटिया है। मुबाई नाम के छात्र ने पुकारा। हाँ, वह सचमुच है। मुबाई सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। वह बिना गाली दिए भी लोगों का अपमान कर सकता है। शिवाय मौर्य वाकई कोई साधारण इंसान नहीं है। वह तो पहले ही कूड़ा बन चुका है। पूरी कक्षा हंसने लगी और जब तक विक्रम सिंह ने अपना व्याख्यान शुरू नहीं किया तब तक वे हंसते नहीं रहे। ये मुबाई मुझे घिनौना लगता है। वो खुद को कमाल का समझता है क्योंकि वो सुंदर है, अच्छे नंबर लाता है और संगीत वाद्य यंत्र बजाना जानता है। शिवाय मौर्य के बगल में बैठे व्यक्ति के कुमार ने कहा, वह बस एक बचकाना सेंसर है। शिवाय मौर्य ने तिरस्कार के साथ कहा, क्या आप स्कूल खत्म होने पर वॉलीबॉल खेलना चाहेंगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। तुम फिर से सचिन रॉय की मदद करने वाले हो? आखिरकार तुम ही तो हो जो पहाड़ों के पीछे उस फूस की झोपड़ी में जाने की हिम्मत कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास कुछ जुआन और मोहुआन उपन्यास हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक उधार दे दूं? तुम इसे मेरे बैग में रख सकते हो, लेकिन तुम्हें उपन्यास कम पढ़ने चाहिए। तुम्हें इसकी लत लग गई है। शिवाय मौर्य ने कहा। एक छात्र के लिए घंटी की सबसे खूबसूरत आवाज स्वाभाविक रूप से कक्षा के अंत का संकेत होती है। नीरस कक्षाओं से भरे पूरे दिन के अंत के बाद शिवाय मौर्य अपना बैग उठाए पहाड़ के पीछे की ओर चलते हुए जम्हाई ले रहा था। पहाड़ का पिछला हिस्सा अकादमी का पिछला प्रवेश द्वार था। असल में कोई भी वास्तव में इसका उपयोग नहीं करता था। के कुमार ने जिस सचिन रॉय का जिक्र किया था वह अकादमी के पिछले पहाड़ का पहरेदार था। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें इंटरनेट कैफे में जाने से रोकने के लिए स्कूल ने सचिन रॉय को पिछले प्रवेश द्वार का पहरेदार नियुक्त किया था। सचिन रॉय का न कोई रिश्तेदार था, न कोई दोस्त। जब उसकी मौत हुई तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए स्कूल ने लापरवाही से उसे दफना दिया। शिवाय मौर्य और सचिन रॉय एक दूसरे से काफी परिचित थे। सचिन रॉय ने मरने से पहले शिवाय मौर्य के लिए कुछ सामान भी छोड़ा था। उसे आज ही सचिन रॉय के अच्छे इरादे याद आए, इसलिए उसने उस फूस की झोपड़ी को देखने का फैसला किया। सचिन रॉय ने हमेशा कहा था कि वह किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का वंशज है, इसलिए उसके पास 5000 साल पुरानी प्राचीन अंगूठी थी। शिवाय मौर्य ने वह अंगूठी पहले भी देखी थी। वह बिल्कुल काली थी और किसी प्राचीन वस्तु जैसी नहीं लग रही थी। हालांकि सबसे खास बात यह थी कि वह उसे मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता के पास ले गया था। मालिक ने शिवाय मौर्य को यह कहते हुए बाहर निकाल दिया था कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह कह सके कि कोयले के चूल्हे से पिघलाई गई यह तांबे की अंगूठी प्राचीन वस्तु है। तब से शिवाय मौर्य ने सचिन रॉय की शेखी पर विश्वास करना छोड़ दिया। शिवाय मौर्य उन चीजों को अपने साथ ले जाना चाहता था जो ओल्ड मैन यिंग ने पीछे छोड़ दी थीं,
ताकि वे उसे याद रख सकें। बूढ़ा यिंग एक उदार दरबान था। जीवन और मृत्यु के विषयों के प्रति उसे कोई खास परवाह नहीं थी। शिवाय मौर्य चाहता था कि वह शांति से चल बसे। मृत्यु हर चीज का अंत नहीं है। शायद तुम कहीं और से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस जगत में जहां विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है, एक और समानांतर जगत है जो जादू का अभ्यास करता है। उस जगत में आप विज्ञान नहीं बल्कि जादू का अध्ययन करते हैं। ये उस तरह की पागलपन भरी बातें थीं जो ओल्ड मैन यिंग हमेशा शिवाय मौर्य से कहा करते थे। यही कारण था कि शिवाय मौर्य का दृढ़ विश्वास था कि जब उनका निधन हुआ तो ओल्ड मैन यिंग अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए एक अलग स्तर पर चले गए थे, और जब तक वह ऐसा कर रहे थे तब तक एक अधिक शानदार जीवन जी रहे थे। अंगूठी उसके बांस के बिस्तर के नीचे लकड़ी के बक्से में आसानी से मिल गई। जैसे ही शिवाय मौर्य ने उसे खोला, उसे एक धुंधली अस्पष्ट आभा बॉक्स से निकलती हुई महसूस हुई। यह वाकई काफी रहस्यमयी लग रहा था। हालांकि शिवाय मौर्य 15-16 साल का है। उसे विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में साधना जैसी कोई तकनीक भी होगी। उसे उस सन्यासी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ जिसने कहा था कि अगर शिवाय मौर्य यह अंगूठी पहने और इस साधना तकनीक का अभ्यास करे तो वह ब्रह्मांड को बचा सकेगा। वह काली सी अंगूठी देखने में एक साधारण सी अंगूठी थी। अगर कोई अंगूठी की सबसे अनोखी बात जानना चाहे तो वह यह कि उसके अंदर 8 छोटे छोटे छेद थे जिन्हें कोई भी कारीगर बना सकता था। जैसे ही शिवाय मौर्य ने इसे पहना, उसे दिल जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। गर्मी की तपिश में उसे कंपा देने वाली यह चीज काफी अजीब थी। अजीब बात है, जैसे ही शिवाय मौर्य ने इस पर सोचा, उसने अपने दिमाग में इस विचार को नकार दिया। शिवाय मौर्य को अचानक नींद आ गई, लेकिन उसे उस रात काम तो करना ही था। इसीलिए उसने बांस की चटाई बिछाई और घर के अंदर लेटकर पहले सो गया। रात 10 बजे उसे 24,007 सुपरमार्केट में क्लर्क की नौकरी करनी थी और सुबह 6 बजे तक काम करना था। वह बहुत नींद में था, इसलिए वह बहुत जल्दी सो गया। डूबते सूरज की रोशनी से पहाड़ों की दरारों से रक्त लाल प्रकाश की एक किरण चमक रही थी, जिससे पहाड़ों के पीछे का जंगल और छोटी फूस की झोपड़ी उसकी चमक से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में एक विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा हो। अंधेरे में बिखरी रोशनी धीरे धीरे दरवाजे के अंदर समा रही थी। जैसे जैसे सूर्यास्त पहाड़ों के नीचे पूरी तरह से गायब होता गया और गोधूली बेला ने दुनिया पर राज करना शुरू किया। पहाड़ का पिछला हिस्सा मानो किसी विचित्र रंग की धुंधली परत से ढका हुआ लग रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह इलाका शून्य में फैला हुआ है। रक्तिम सूर्य के नीचे पानी के चारों ओर एक अस्पष्ट दृश्य था, मानो कोई मृगतृष्णा हो। फूस की झोपड़ी में सो रहा युवक अभी भी खर्राटे भर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी उंगली में पहनी अंगूठी से कानों को चीर देने वाली गुनगुनाहट निकल रही थी, मानो वह उस मृगतृष्णा के प्रतिबिंब पर प्रतिक्रिया कर रही हो जिसने दुनिया के असली आह्वान को उजागर कर दिया था। बम! जैसे ही वह कांपने लगा, वैसे ही पूरा स्थान कांपने लगा। शुईनान मिडिल स्कूल शहर के नानशान में स्थित था। नानशान जिया शहर के बाकी हिस्सों से काफी ऊंचा था। शहर पहले से ही जगमगा रहा था। सड़कें, दुकानें, इमारतें, जिया का भव्य शहर एक शानदार चमक बिखेर रहा था। रात के खाने के बाद टहलते बूढ़े लोग, चौकों पर नाचती बूढ़ी औरतें, छोटी घाटियों में एक दूसरे का पीछा करते बच्चे और पार्क में डेट कर रहे प्रेमी। शाम ने लोगों को किसी भी तरह की असुरक्षा या भय से मुक्त नहीं किया। इसके विपरीत वे दिन भर की कक्षाओं से छुट्टी, काम से छुट्टी और रात के खाने के बाद आराम करने का आनंद ले रहे थे। हालांकि अगर कोई शुईनान मिडिल स्कूल की ओर पहाड़ के दक्षिणी छोर पर ध्यान से देखे
तो उसे पता चलेगा कि जिस परिसर को जगमगाना चाहिए था वह एक धुंधली परत में लिपटा हुआ था। यह स्थान मूलतः पानी की सतह की तरह शांत था, लेकिन इस समय एक स्थानिक सुरंग प्रकट हुई, मानो इसे निगला जा रहा हो, जिसके कारण यह अधिकाधिक भयंकर यद्यपि शांत थी। एक तरफ शानदार रोशनी वाला एक शांत शहर था, दूसरी ओर आधा पहाड़ काले सर्पिल द्वारा निगल लिया गया था। उत्तरी शहर, जो अभी अपनी गर्मियों की पूर्व संध्या में प्रवेश कर रहा था, एक अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक दृश्य बन गया। संपूर्ण अंतरिक्ष, समय बदल गया था, और इसका कारण यह सुरंग थी जो वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट थी। स्थानिक सुरंग का केंद्र पहाड़ों के पीछे बनी फूस की झोपड़ी थी। विशाल भंवर अचानक विलीन हो गया और फिर शून्य में विलीन हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक व्यक्ति जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, उसे दुनिया में आए भारी बदलावों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह एक समानांतर दुनिया में पहुंच गया है। खाली पहाड़ पर अचानक बारिश हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी के दिन में भयंकर ठंडक आ गई तथा भारी गर्मी दब गई। सुबह की हवा खास तौर पर सुहावनी थी और स्कूल के गेट पर रखे गर्मा गर्म मीट बंद से एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। चमकदार सुनहरे यूतियाओं की खुशबू मुंह में पानी ला देने वाली थी। सातवें चाचा, मुझे थोड़ा सोया, दूध और यूतियाओं चाहिए। एक गंदा सा दिखने वाला युवक स्टूल पर बैठ गया और यूतियाओं बेचने वाले बूढ़े आदमी से यह बात कही। आ रहा हूं। बूढ़े यूतियाओं आदमी ने तेजी से सोया दूध परोसा। जानबूझकर कप को भरते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शिवाय मौर्य, आप जादू की परीक्षा देने वाले हैं। आपको कुछ प्रयास करना चाहिए और जादूगरों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप हमारे कबीले को कुछ सम्मान दिला सकें। शिवाय मौर्य स्कूल के गेट पर नाश्ता बेच रहे सातवें अंकल को घूरता रहा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसने गलत सुना होगा, इसलिए उसने खाते हुए सिर हिला दिया। कल वह इतना सोया कि उसका सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे उसने सदियों की एक यात्रा का सपना देखा हो। जब वह उठा तो उसे लगा जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। उसे पता ही नहीं चला कि पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर कहाँ हैं, और न ही यह कि सुबह हुई है या दोपहर। शिवाय मौर्य ने अपना खाना झटपट निगल लिया। उसके हाथ में यूटियाओं का आधा हिस्सा था। जैसे ही वह यूटियाओं को काटने ही वाला था, उसे अचानक अपनी बगल में कुछ भारी सा महसूस हुआ। 30 साल का एक आधा गंजा आदमी उसके बगल में बैठ गया। उसके शरीर से सिगरेट की बदबू आ रही थी। शिवाय मौर्य, नाश्ता कर रहे हो, है ना? गंजा आदमी मुस्कुराया और शिवाय मौर्य का अभिवादन किया। सुप्रभात, अधीक्षक हूं। शिवाय मौर्य ने जल्दी से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। यह व्यक्ति प्रमुख अधीक्षक हूं था। वह हर दिन ऐसा सूट पहनता था जो उसे सूट नहीं करता था, और उसका माथा चमकता रहता था। मैंने घड़ी नहीं पहनी है, अभी क्या समय हुआ है? सुपरिंटेंडेंट हूं ने अपने पीले दांत दिखाते हुए पूछा। शिवाय मौर्य ने अपना टूटा हुआ नोकिया निकाला और कहा, घंटी बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। अरे, मुझे देर हो गई है। मैंने अभी तक अपनी हे यह प्रभावशाली है कि आप यह बात जोर से भी कह सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस सुनो कि शिक्षक क्या कह रहे हैं। के कुमार ने उदासीनता से कहा, क्योंकि उसने शिवाय मौर्य की अजीब अभिव्यक्ति देखी थी। शिवाय मौर्य ने यह सुना और आखिरकार गणित की शिक्षिका सुकिंग्जी की बात ध्यान से सुनी। हालांकि एक हिस्सा किसी अजनबी भाषा जैसा था। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके बारे में शिवाय मौर्य को कुछ पता ही नहीं था, जिससे उसे बेचैनी होने लगी। सुकिंग्जी ने न तो परिचित फंक्शन और न ही सूत्रों का जिक्र किया। इसके विपरीत उन्होंने तारापथ और तारा आरेख जैसे शब्दों का कई बार जिक्र किया, यहां तक कि अग्नि, बर्फ, जल तत्व जैसी चीजों का भी जिक्र किया। पागल, वे सब पागल हो गए हैं।
शिवाय मौर्य का विश्वास गंभीर था। वह इन शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। अगली क्लास उसकी पसंदीदा साहित्य शिक्षिका श्रीमती किन के साथ थी। खूबसूरत, सेक्सी, परिपक्व, सुशील, बड़े और उभरे हुए स्तन और उसके गोल मटोल नितंब मुझे धोखा देने के लिए इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। गणित की समझ से परे कक्षा से गुजरने के बाद श्रीमती किन अपने पतले शरीर और औपचारिक काले पोशाक के साथ कक्षा में चली गईं। पहले की तरह उसने एक हल्की सी मुस्कान दी जिससे पूरी कक्षा में रौनक छा गई। कक्षा के लड़के किंडरगार्टन के बच्चों जैसे हो गए। शिक्षक का अभिवादन करते हुए उनके चेहरे उत्साह से भर गए। छात्रों, आज हम काले जादू के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे। सभी को पहले से ही पता होना चाहिए कि काला जादू 3 अलग अलग प्रकारों में विभाजित है: भूत प्रकार, अभिशाप प्रकार और छाया प्रकार। तो फिर इन 3 प्रकार के जादू में क्या अंतर है? श्रीमती किन ने कोमल और सुरुचिपूर्ण स्वर में कहा। पहले तो शिवाय मौर्य ध्यान से देख और सुन पाता था, लेकिन ये शब्द सुनकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। जबकि उसके बगल में बैठा पागल साथी, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, जैसी अभिव्यक्ति कर रहा था। शीट, तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे पिता, मैं बीमार होंगे। असंभव। शिवाय मौर्य अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और जल्दी से अपनी कुर्सी से खिसक कर खड़े हो गए। श्रीमती किन, क्या हमें साहित्य की कक्षा नहीं लेनी चाहिए? शिवाय मौर्य ने पूछा। जैसे ही उसके सीटमेट के कुमार को एहसास हुआ कि शिवाय मौर्य खड़े होकर क्या पूछने वाला है, उसने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शिवाय मौर्य की बात सुनकर उसने ओह माय गॉड कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ मारा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, शांत कक्षा में हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 40 छात्रों वाली पूरी कक्षा हंसी से लौटपोट हो रही थी। खासकर मुबाई, वह इतना हंसा कि उसकी आंखें भर आईं। श्रीमती किन हंसी नहीं। उन्होंने हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए अपने सुनहरे चश्मे को एक तरफ सरका दिया। उनकी साफ बिल्ली जैसी आंखों ने शिवाय मौर्य को घूरते हुए गंभीरता से कहा, शिवाय मौर्य, जिस साहित्य की तुम बात कर रहे हो वह विज्ञान है ना? यहां विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जादू का गहन अध्ययन करने के बजाय उन अस्तित्वहीन चीजों में डूबे रहे होगे। तुम्हें समाज के लिए एक उपयोगी जादूगर बनना होगा, ठीक है? साहित्य के शिक्षक कितने ईमानदार थे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। जब इतने गंभीर शब्द जोर से बोले जा रहे थे, तो किसी युवा के चेहरे के भावों में कितना बदलाव आ गया होगा, इसकी कल्पना की जा सकती थी। हे भगवान, कृपया मुझे अभी मार डालो। अरे रुको। श्रीमती किन ने अभी जो कहा वह बिल्कुल वही था जो पहले ही गुजर चुके सचिन रॉय ने कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है कि सचमुच कोई जादुई विमान हो और मुझे सच? न्यू एपिसोड 2। पहाड़ के एक आधे हिस्से पर एक रिहायशी इलाका था। अगर कोई लोहे की बाड़ वाली सड़क पर चले और उस छोटी सी सड़क के अंत तक चले तो उसे शिवाय मौर्य का घर मिल जाएगा। यह एक छोटा 1.5 मंजिला मकान था। बाहरी दीवार का रंग टूटा हुआ था, जिससे नीचे की लाल ईंटें दिखाई दे रही थीं। आसपास के घरों में कबाड़ पड़ा था। मोहल्ले के बाकी घर लगभग 3.5 मंजिला थे। मरम्मत और सजावट के बाद वे घर असली घरों जैसे लगने लगे, जबकि शिवाय मौर्य का घर जो सबसे दूर कोने में था और भी ज्यादा जर्जर और पुराने जमाने का लग रहा था। भाई शिवाय मौर्य, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूं। जैसे ही शिवाय मौर्य अपने घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक बंदर जैसा युवक बाहर निकला। उसका चेहरा खुशी से भर गया। यह बंदर झांगो था, जो इस ब्लॉक के पास रहने वाले परिवारों का एक बच्चा था। कहा जा सकता है कि वह शिवाय मौर्य के साथ पला बढ़ा था। अच्छी खबर क्या है? शिवाय मौर्य ने पूछा। छोटी राजकुमारी वापस आ गई है। मैंने उसे हवेली के प्रवेश द्वार पर देखा था। वाह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि छोटी राजकुमारी कितनी सुंदर हो गई है।
वह तो बिल्कुल एक नन्ही परी जैसी है, झांग हो ने उत्साह से कहा। शिवाय मौर्य ने सड़क के उस पार वाली हवेली पर नजर डाली। हवेली इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई ईर्ष्या करने लगा। फूलों, पौधों और पेड़ों के हर इंच को ध्यान से निखारा गया था, जिससे वह एक असली बगीचे के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि सुंदर हवेली के बगीचे को वर्तमान में ऊंची लोहे की बाड़ से घेरा जा रहा था। जब उसे बचपन की यादें ताजा हुईं, तो लोहे की बाड़ें वहां नहीं थीं। वह अक्सर इस गली के बच्चों को हवेली के बगीचे में खेलने के लिए लाया करता था। रेजिडेंसी के सबसे ऊंचे स्थान पर कई बेहद खूबसूरत यूरोपीय शैली के विला थे। इन बच्चों की नजर में वे किसी परीकथा के महल जैसे लग रहे थे, और उस महल के भीतर सचमुच एक राजकुमारी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें सांस लेना भी भूल गया था। वह भी उनकी ही उम्र की थी, और शिवाय मौर्य अक्सर राजकुमारी को चुपके से उनके साथ खेलने के लिए बाहर ले जाता था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कब निवास के चारों ओर लोहे की बाड़ लग गई और आस पड़ोस के बड़े लोग अब अपने बच्चों को हवेली में जाने की इजाजत नहीं देते थे। इसके अलावा महल में काल्पनिक राजकुमारी अब असली राजकुमारी बन गई थी। उम्र बीतने के साथ वे और भी दूर होते गए और उनकी मुलाकातें भी कम होती गईं। क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि लिटिल प्रिंसेस इस समय प्रसिद्ध इंपीरियल मैजिक स्कूल की मास्टर है। बर्फ के तत्वों के प्रति उसकी जन्मजात प्रतिभा उसके साथियों से अतुलनीय है। वह 15 साल की छोटी सी उम्र में ही बर्फ के जादू का इस्तेमाल करने में सक्षम है, झांग हो ने आश्चर्य से कहा। शिवाय मौर्य हैरान रह गया। अगर झांग हो उसे बताए कि छोटी राजकुमारी को ओलंपिक में पदक मिला है, तो शायद उसे कुछ भी बुरा न लगे। लेकिन अगर बात आइस एलिमेंट मैच बनने की हो, तो बात ही कुछ और होगी। अधिकांश लोगों को अपना पहला मौलिक जादू प्राप्त करने से पहले जागृति प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष की आयु तक, हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसे हासिल करने के बाद इसका मतलब यह नहीं था कि आप असली जादूगर बन गए हैं। जादू करने में सक्षम होने से पहले आपको प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। एक जादू की किताब हासिल करनी पड़ती थी और लगन से अभ्यास करना पड़ता था। छोटी राजकुमारी वाकई प्रभावशाली थी। वह 15 साल की उम्र में ही एक असली जादूगर बन गई थी। क्या यह हो सकता है कि वह तथाकथित बाल प्रतिभा है? जादुई दुनिया की बाल प्रतिभा। भाई शिवाय मौर्य, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। काश तुम उस भोली भाली और मासूम छोटी राजकुमारी को हमसे छीनने के लिए ज्यादा मेहनत करते जब हम छोटे थे। अब वो प्रतिभाशाली और सुंदर है। TSK TSK TSK। हमें तो सचमुच बहुत जलन होती है, झांग हो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह तब की बात है जब हम जवान थे। बेकार की बातें करना बंद करो, शिवाय मौर्य ने बिना समझे कहा। जब मो जियांग सिंह ने दोनों युवकों को इस बारे में बात करते सुना, तो वह खांसने लगा और शिवाय मौर्य को वापस घर ले गया। घर लौटते ही मो जियांग सिंह ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। शिनजिया तुम्हारी मौसी के साथ रह रही है, शायद वो घर नहीं आएगी। ठीक है, मैं समझ गया। मो जियांग सिंह के जल्दबाजी में चले जाने के बाद शिवाय मौर्य ने अपने घर के चारों ओर घूम कर देखा और महसूस किया कि उसका घर बिल्कुल भी नहीं बदला है। दुनिया बदल गई थी, लेकिन गरीबी की कड़वाहट नहीं बदली। मेरे परिवार ने हवेली वाले परिवार के साथ व्यापार क्यों नहीं किया? सच में भगवान, आपने विज्ञान को जादू में बदलने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन आप इसे बदलने जैसा छोटा सा काम भी नहीं कर सके। एकमात्र बात जिस पर वह प्रसन्न था, वह यह थी कि उसका अपना रूप नहीं बदला था। वह अब भी पहले जैसा ही उत्कृष्ट और सुंदर था। घर पर बैठना बोरिंग था, करने को कुछ भी नहीं था। शिवाय मौर्य इतना बोर हो गया था कि उसने बाहर घूमने जाने का फैसला किया। वह यह भी देखना चाहता था कि और क्या बदला है। जब वह काई से ढकी सड़क पर चल रहा था, जिस पर कोई नहीं चलता था, तो उसने अपने पिता के पिकअप ट्रक को देखा, जो मुख्य सड़क पर पहुंचने ही वाला था। उसका बूढ़ा आदमी एक ड्राइवर था। वह उस हवेली के मालिक की गाड़ी चलाता था। हालांकि उसे पता ही नहीं चला
कि उसके पिता का तबादला रसद विभाग में कैसे हो गया। एक दिन वह हवेली की तरफ से सामान खरीदने गया था और तब से परिवार की हालत धीरे धीरे खराब होती गई। जियाक सिंह, तुम्हारा यह अनुरोध थोड़ा असभ्य है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे परिवार के साथ पहले भी बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हारे परिवार के बच्चे ने ऐसा काम किया है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम छोड़ दिया है। अगर किसी और का परिवार होता तो मैं उन्हें तुरंत अपना सामान समेटकर वहां से निकल जाने को कहता। एक अधेड़ उम्र के आदमी का स्वर धीरे से सुनाई दिया। भाई म्यू है, इसे बस आखिरी बार समझिए जब मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। अगर मैं ध्यानलैंड मैजिक हाई में अपना रास्ता खरीदने की कोशिश करूं तो यह बहुत महंगा पड़ेगा। आपको मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। हम वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकते। मो जियाक सिंह ने धीरे और विनम्रता से कहा, तुम अपने नाकाम बेटे के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके पास खुद मैजिक हाई में दाखिले के लिए परीक्षा पास करने लायक योग्यता नहीं है, इसलिए तुम किस्मत को अपने हाल पर छोड़ दो। वह लगभग 16 साल का है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे बेटे को मैजिक हाई में दाखिले के लिए मदद भी कर दूं तो सिर्फ उसके चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से ढीला पड़ेगा और एक सच्चा जादूगर नहीं बन पाएगा। जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। न सिर्फ तुम्हें प्रतिभा और कड़ी मेहनत की जरूरत है, बल्कि वो जादू की किताबें, जादुई उपकरण और जादुई औजार ऐसी चीजें नहीं हैं जो तुम्हारा परिवार खरीद सके। इन चीजों के बिना वह प्राथमिक स्तर का जादूगर भी नहीं बन सकता। म्यूहे नाम के उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन शिवाय मौर्य को उसमें अहंकार की एक झलक सुनाई दे रही थी। इस बार वह सचमुच पढ़ाई करना चाहता है। भाई म्यूहे, अगर इस बार तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसकी मांग के अनुसार मास्टर म्यू से बहुत दूर चला जाऊंगा। इस तरह हम मास्टर म्यू को भी सहज महसूस कराएंगे और मैं यह भी गारंटी दूंगा कि मेरा छोटा सा बच्चा लेडी म्यू जुक्स्यू से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेगा। मो, छोटे बदमाश, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा होगा कि तुम अग्नि तत्व को जागृत करो। इससे तुम्हें अन्य जादूगरों पर बढ़त मिल जाएगी। हालांकि अन्य तत्व ठीक ठाक हैं, प्राथमिक स्तर के जादूगरों में युद्ध कौशल के मामले में अग्नि तत्व सबसे अच्छा है। ओ, पत्थर तत्व भी बुरा नहीं है और न ही वायु तत्व। पुस्तकालय के मुख्य पर्यवेक्षक बूढ़े आदमी गू ने कहा। शिवाय मौर्य ने बिना समझे ही सहमति में जवाब दिया। जब इस बूढ़े ने बोलना शुरू किया तो रुका ही नहीं। सच तो यह था कि शिवाय मौर्य कल रात सो नहीं पाया था। उसके लिए आज की जागृति न सिर्फ उसकी किस्मत का बदलाव थी, बल्कि एक अभूतपूर्व प्रयास भी था। उसकी मूल दुनिया में जादू जैसी चीजें थी ही नहीं। हालांकि आज वह आखिरकार इस अनुभव को पूरी तरह से समझ पाया था। उसका छोटा सा दिल उछल रहा था और उछल रहा था। शिवाय मौर्य को कक्षा 8 में रखा गया तथा उनकी छात्र संख्या 48 थी। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह तो स्कूल में पिछले दरवाजे से घुसा था। छात्रों की संख्या जितनी ज्यादा होती थी, मैजिक मिडिल स्कूल की परीक्षा में उन्हें उतने ही ज्यादा अंक मिलते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब ज्यादा संख्या वाला व्यक्ति जागृत होता था और उसे कोई तत्व प्राप्त होता था तो जादू की साधना में उसकी गति सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा तेज होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादू के प्रति उनकी समझ कहीं बेहतर थी, इसलिए उनके लिए साधना करना भी कहीं ज्यादा आसान था। भाग्यवश कक्षा 8 में प्रथम स्थान पर शिवाय मौर्य का पुराना सहपाठी मू बाई आया। मू बाई असल में मू परिवार से था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह मुख्य परिवार से नहीं था। मू बाई हमेशा शिवाय मौर्य को नीची नजर से देखता था। इसकी वजह स्वाभाविक रूप से मू हवेली में उसका रुतबा था। उसे एक छोटा सा युवा मालिक समझा जाता था, जबकि शिवाय मौर्य एक नौकर का बेटा था, यानी वह भी एक नौकर ही था। बदकिस्मती से इस लड़के की, वो तो बस शाखा का एक बच्चा है।
वो मू निंगजू जैसी राजकुमारी के आस पास भी नहीं था। मू बाई ने मू निंगजू को मनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया था, फिर भी उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। म्यू बाई के जादू में ग्रेड वाकई बहुत अच्छे थे। म्यू परिवार में वह उन लोगों में से एक था जिन्हें विशेष ध्यान मिलता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर वह म्यू परिवार के तत्व, हिम तत्व को जागृत कर लेता तो उसकी भविष्य की साधना गति कई गुना बढ़ जाती। आखिरकार म्यू परिवार के पास इतने संसाधन थे कि वे उन्हें दे सकते थे। म्यू परिवार अपने परिवार की एक शाखा के बच्चे को जो कुछ दे सकता था, उसकी तुलना दूसरे परिवार नहीं कर सकते थे। कक्षा प्रवेश के लिए बधाई। शायद आप में से कई लोग आज के भावुक पल का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सभी से बहुत सी बातें कहनी हैं। ग्रेट मैजिक ग्राउंड्स पर सभी 1500 नए छात्रों को 20 कक्षाओं में बांट दिया गया था और वे टोलियां बनाकर एक दूसरे के बगल में सजे धजे खड़े थे। वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि जादूगर बनने का क्या मतलब है? चाहे आप किसी भी तरह के जादूगर बने, यह मत भूलिए कि हम जादूगर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए ही हैं। हम मानवता के सबसे महत्वपूर्ण मिशन की रक्षा करते हैं। यह मत भूलिए कि इस सुरक्षित शहर के बाहर अनगिनत जादुई जानवर हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे एक बाघ अपने शिकार को देखता है। जैसे ही हेडमास्टर का भाषण समाप्त हुआ, वे अंततः उस भाग पर आ गए जिसका सभी को सबसे अधिक इंतजार था। ठीक है, आज से तुम जागरण समारोह शुरू करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में जादू की दुनिया में उभरते सितारे बनोगे। जैसे ही पुराने प्रधानाध्यापक ने यह कहा, परिसर में बैठे विद्यार्थी अपने दिलों में खुशी को रोक नहीं पाए। कौन अपने दुश्मनों को नष्ट करने की शक्ति से भरी धधकती आग नहीं चलाना चाहता? कौन बर्फ नहीं चलाना चाहता और पूरी दुनिया को जमा देना नहीं चाहता? कौन दुनिया पर राज नहीं करना चाहता और अहंकार से दौड़ना नहीं चाहता? कौन धरती की शक्ति का इस्तेमाल करके आक्रमणकारियों का प्रतिरोध नहीं करना चाहता? अनगिनत कहानियों, वीडियो और फिल्मों में ऐसे कई नायक हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यही बात इन छात्रों को एक खास तरह का जादूगर बनने के लिए प्रेरित करती है। आज उनका उस सफर में पहला कदम है जहां वे एक जादूगर बनेंगे जो शहर के बाहर जादुई जानवरों के इलाकों में घूमेगा या अपनी सर्वोच्च शक्तियों से जादू के शहर पर राज करेगा। न्यू एपिसोड 4। 20 अलग अलग कक्षाएं थीं जो जागरण का संचालन करेंगी। शिवाय मौर्य 48वें नंबर पर थे। वह जागृति प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। होमरूम शिक्षक जो उनके जादू सलाहकार भी थे। जूमुशेंग पहले से ही सबसे आगे खड़े थे। जागरण कई लोगों के सामने आयोजित किया जाता था। छात्र का नाम पुकारा जाता था और फिर वे आगे आकर जादू सलाहकार के सामने जागरण पत्थर पर अपने हाथ रखते थे। अरे, पिछले दरवाजे से घुसने वाले, तुम तो जागृति में असफल नहीं होगे ना? मैंने सुना है कि कुछ अयोग्य लोग भी जागृति में असफल हो जाते हैं। तुम जैसे निकम्मे को महंगे जागृति रत्न की ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। शिवाय मौर्य के एक पुराने सहपाठी झाओ कुनसन ने एक अलग लाइन में कहा। झाओ कुनसान मू बाई का गुर्गा था। मू बाई ने व्यक्तिगत रूप से शिवाय मौर्य को उसकी पृष्ठभूमि के कारण नहीं धमकाया, बल्कि इसके लिए मुख्य रूप से झाओ कुनसान का इस्तेमाल किया। जागृति का असफल होना वाकई संभव था, इसीलिए शिवाय मौर्य इस बात को लेकर सचमुच चिंतित था। सच कहूं तो वह एक अलग ही दुनिया से आया हुआ इंसान था। अगर उसका शरीर यहां के लोगों से अलग होता तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होता। भाई शिवाय मौर्य, इस बदमाश को नजरअंदाज कर दो। जब तक तुम अग्नि तत्व को जगाकर उसे दिखा न दो, तब तक रुको। तब उसे कुत्ते की नजर से लोगों को नीचा दिखाओ। मुहावरे का मतलब समझ आएगा।
झांग हो, जो शिवाय मौर्य की ही कक्षा में था, बोला। शिवाय मौर्य ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई और दिन होता तो वो अपने गुर्गे झाओ कुंसन को तरह तरह की गालियां देता, लेकिन आज उसका मूड ठीक नहीं था। एक तरफ तो वो बहुत घबराया हुआ था, दूसरी तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गले में पहना काला पेंडेंट लगातार क्यों हिल रहा है। काले रंग का यह पेंडेंट उसके पुराने मिडिल स्कूल के पिछले दरवाजे के चौकीदार ओल्ड मैन यिंग का अवशेष था। शिवाय मौर्य को शक था कि दुनिया में आए बड़े बदलावों के पीछे यही अंगूठी है। उस दिन शिवाय मौर्य इसी पेंडेंट को पहने हुए अपने स्कूल के पीछे पहाड़ पर सो गया था। आज सुबह से ही टूटा हुआ पेंडेंट मानो भूत प्रेत से ग्रस्त हो लगातार कांप रहा था। इतना हिल रहा था कि उसका अपना हाथ भी बिना रुके कांप रहा था। भाड़ में जाए तेरी मां, तू क्यों कांप रहा है? तू तो बस एक बेवकूफ पेंडेंट है, तो फिर पेंडेंट जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा? मुबाई, कक्षा शिक्षक जू मुशेंग ने पुकारा। ओह, तो ये मुबाई है। वो वाकई बहुत खूबसूरत है और उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं। हां, मैंने उसे आज सुबह देखा, मुझे वो पसंद आया। मुझे आश्चर्य है कि वो किस तरह का तत्व जगाएगा। मुझे लगता है वो जल या प्रकाश जैसा घटिया तत्व तो नहीं होगा, है ना? म्यूबाई उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत अपनी कक्षा की कुछ लड़कियों को अपने बारे में लगातार बकबक करते सुना। साथ ही उसने दूसरी कक्षाओं की लड़कियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। म्यूबाई के चेहरे पर उदासीनता थी, हालांकि उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसे दूसरों द्वारा उसकी चर्चा का आनंद आ रहा था। वह आगे बढ़ा और कक्षा शिक्षक के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक विनम्र और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। म्यूबाई, आप मू परिवार से हैं जो अपने बर्फ तत्व के लिए प्रसिद्ध है? जू मुशेंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एकदम सही। अच्छा, अगर आप बर्फ तत्व को जागृत कर लें तो आप दूसरों से श्रेष्ठ होंगे, लेकिन मेहनत करना भी मत भूलना। आखिरकार प्रतिभा ही हर चीज का निर्णायक पहलू नहीं होती। म्यूबाई ने सिर हिलाया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, हां, प्रतिभा सब कुछ तय नहीं कर सकती, लेकिन प्रतिभा और पारिवारिक संसाधनों के बिना व्यक्ति को हमेशा समाज के सबसे निचले पायदान पर रहना पड़ेगा। होमरूम शिक्षक की अनुमति से म्यूबाई ने धीरे से अपने हाथ तैरते हुए जागृति पत्थर पर रख दिए। एक मोटा तारे के आकार का कंपास उभरा और जागृति पत्थर पर हथेली का एक स्पष्ट निशान भी। म्यूबाई शांत लग रहा था, लेकिन जागृति पत्थर पर हाथ रखते ही उसका मन घबरा गया। उसके वंश के कारण उसके हिम तत्व जागृत होने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि कुछ असाधारण परिस्थितियां भी हो सकती थीं। अगर उसने जल या प्रकाश तत्व जागृत कर लिया तो म्यू परिवार के लिए उसे महत्व देना शायद ही संभव होता। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे किसी अलग गुण के लिए उपयुक्त संसाधन ढूंढने के लिए अपना धन बर्बाद कर सकें। उसने अपना बायां हाथ पत्थर पर रखा। जागृति रत्न से अचानक एक तारों जैसी चमक निकली। यह चमक सितारों के निशानों की पट्टियों में बदल गई, जो म्यूबाई के बाएं हाथ पर आकर एक असाधारण नस जैसी लग रही थीं। यह पहली बार था जब सभी ने अपनी आंखों से जागरण देखा। सभी छात्र म्यूबाई को देखते हुए पैर की उंगलियों पर खड़े थे। म्यूबाई वहीं स्थिर खड़ा रहा, मानो उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक एक ठंडी हवा जागृति पत्थर के चारों ओर घिर गई। हवा और भी घनी होती गई। इससे धीरे धीरे जागृति पत्थर की सतह जम गई और बर्फ की एक परत बन गई। बर्फ तत्व, यह वास्तव में बर्फ तत्व है। अचानक उसके पीछे एक आदमी चिल्लाने लगा। उसकी चीख के बाद कुछ लड़कियां चीखने लगीं। जैसे ही म्यूबाई ने शोर सुना, उसने खुशी से अपनी आंखें खोलीं। दरअसल यह हिम तत्व है। हिम तत्व के साथ उसके लिए म्यू परिवार द्वारा स्वीकार किया जाना आसान होगा। वह दिन दूर नहीं
जब वह आसमान में उड़ान भरेगा। समाज के सबसे निचले तबके, शिवाय मौर्य जैसे व्यक्ति से निपटना चींटी को छुटकी बजाकर मारने जैसा होगा। यह सही नहीं है। हिम तत्व जागृत होने के बाद मैं म्यू परिवार का आधिकारिक शिष्य बन जाऊंगा। मेरे लिए खुद को भिखारी के स्तर तक गिराने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपने मानक और ऊंचे करने होंगे। कौन जाने, शायद मुझे मू निंगजू के साथ साधना करने का मौका भी मिल जाए। बहुत बढ़िया। यह एक बहुत ही शुद्ध हिम तत्व है। मेरा मानना है कि आपके आध्यात्मिक जगत में हिम तत्व तारा धूल का उदय होना चाहिए। और अधिक साधना करो और इसे और भी मजबूत बनाओ, कक्षा शिक्षक ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा। जागृति के दौरान जागृति रत्न को जमा देने की क्षमता का मतलब था कि उसके हिम तत्व की शक्ति किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली हिम तत्व प्रशिक्षु होने वाला था और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। अगला, क्यू यूइंग। होमरूम शिक्षक के ऐसा कहने के बाद चेहरे पर कुछ हद तक आत्मविश्वास लिए एक लड़की वहां आई। ठीक है, पृथ्वी तत्व, तुम्हारे स्टारडस्ट की शक्ति बिल्कुल भी बुरी नहीं है। लगता है तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अगला, जू क्विंगलन। यह भी बर्फ तत्व है। इस समय शिवाय मौर्य चुपचाप देखने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने हिम तत्व को भी जागृत किया था, जू किंगलिन, उसने हल्की बर्फीली धुंध की एक परेस्ट और यहां आने के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं। बस किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें जल तत्व मिल सकता है। अगर तुम मध्यवर्ती स्तर के जादूगर तक नहीं पहुंच पाए तो तुमने इसे बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो तुम्हारा जागरण असफल हो जाएगा और तब तक तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। झाओ कुनसन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद कर देंगे? झांग हो ने थोड़े गुस्से से कहा। झांग हो शिवाय मौर्य को बड़े भाई की तरह देखता था। हालांकि मैजिक में उसके ग्रेड खराब थे और उसने मैजिक हाई में पिछले दरवाजे से प्रवेश लिया था। झांग हो बिल्कुल नहीं चाहता था कि शिवाय मौर्य की जागृति दूसरों से बदतर हो। 9 साल की अनिवार्य जादू की शिक्षा ने वास्तव में जागृति और उसके बाद की साधना के सिद्धांतों की नींव रखी। अगर वे अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते तो एक ओर जागृति विफल हो सकती थी, वहीं दूसरी ओर साधना आगे नहीं बढ़ पाती। शिवाय मौर्य ने बड़े बड़े कदम उठाए और लोगों की भीड़ के बीच से गुजरे। ये वही है, लगता है पिछले दरवाजे से घुस आया। ये कौन है? बहुत सुंदर लग रहा है, एक लड़की ने स्वप्निल स्वर में पूछा। एक घटिया छात्र। मैं असल में उसके बगल वाली कक्षा की छात्रा थी, मशरूम जैसे सिर और बड़े मुंह वाली एक और लड़की ने कहा। क्या ऐसा है? तो फिर उसकी जागृति बुरी हो सकती है। क्या वह अपनी जागृति में सफल होंगे? यही असली सवाल है। तुम में से जिन लोगों में प्रकाश या जल तत्व जागृत हुआ है, चिंता मत करो। इस शिवाय मौर्य को जागृत होते देखने तक इंतजार करो, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस लड़के का परीक्षा स्कोर 1 अंक पर था और उसकी नींव पूरी तरह से धरी की धरी रह गई है। उसके जागृत होने की संभावना कम ही है। उसी समय झाओ कुनसन ने झांग हो पर सीधे ऊंची आवाज में, जिसमें मजाक का भाव था, थूका। यह कहते ही प्रकाश और जल तत्व के छात्रों की आंखें चमक उठीं। अगर वाकई कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जागृति में असफल रहा तो उन्हें सचमुच राहत महसूस हुई होगी। रैकेट बनाना बंद करो। जू मुशेंग ने झाओ कुनसन की ओर देखा। मुंह बाई के मुंह का कोना धीरे से सिकुड़ गया। वह चाहता था कि शिवाय मौर्य सबके सामने बेइज्जत हो। लेडी मू निंगज्यू के पास जाने की उसकी क्या योग्यता थी? वो तो बस एक हारा हुआ इंसान है। मेरे जैसा सुंदर, जादू में माहिर और कड़ी मेहनत करने वाला मू निंगज्यू का रिश्तेदार उसके साथ बहुत अंतरंग होना चाहिए। ड्रैग,
मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार ने घर बेच दिया है ताकि तुम जागृति कर सको। अगर तुम सचमुच जागृति में असफल हो जाओ तो तुम्हें बस कोई नदी ढूंढनी चाहिए और उसमें कूद जाना चाहिए। इस तरह तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। फिर तुम अपने परिवार को भी अपमानित होने से बचा सकोगे। मुबाई ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। जब शिवाय मौर्य वहां से गुजरा, शिवाय मौर्य ने मुबाई की ओर देखा। उसने उस बेवकूफ को कोसने का आवेग सहन किया क्योंकि वह ज़ू मुशिंग के सामने चला गया। शिवाय मौर्य, अपने हाथ यहां रखो, ज़ू मुशिंग ने कोमल स्वर में कहा। होमरूम शिक्षक के रूप में ज़ू मुशिंग अपने सामने बैठे छात्र की परिस्थितियों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उसकी मिडिल स्कूल की परीक्षाएं लगभग सबसे निचले स्तर की थीं। वह तिहान लैन मैजिक हाई स्कूल में सिर्फ इसलिए दाखिल हो पाया क्योंकि ऊपर वाले अधिकारियों ने उसे अपने प्रभाव में लिया था। ज़ू मुशिंग के अनुसार शिवाय मौर्य एक सामान्य परिवार से था। न कोई पृष्ठभूमि, न कोई प्रतिभा। उसके ग्रेड इतने खराब थे कि वह उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। इस तरह के छात्र का उसकी कक्षा में भेजा जाना उसके लिए सिरदर्द था। उसके लिए कक्षा के औसत को नीचे गिराना बहुत आसान था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुद को बदकिस्मत मानना पड़ेगा। उम्मीद है कि यह बच्चा अपनी जागृति में असफल नहीं होगा, वरना पूरे साल हंसी का पात्र बना रहेगा। शिवाय मौर्य के हाथ लगातार कांप रहे थे। दिन के अंत तक वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। चिकनी और स्थिर, हिलना मत, ज़ू मुशिंग ने याद दिलाते हुए कहा। शिवाय मौर्य ने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक अपना दाहिना हाथ जागृति पत्थर पर रख दिया। यह ठंडा है। उसे नहीं पता था कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले व्यक्ति ने बर्फ तत्व को जगा दिया था, जिससे पूरा जागृति पत्थर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। अरे, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन्न और गर्म क्यों लगने लगा है? अपनी आंखें बंद करो और अपनी आध्यात्मिक दुनिया को महसूस करो, ज़ू मुशिंग ने कहा। कितना परेशान करने वाला छात्र है, उसे तो बुनियादी बातें भी नहीं पता। शिवाय मौर्य ने निर्देशानुसार जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह तथाकथित आध्यात्मिक दुनिया तब दिखाई देती थी जब कोई अपनी आंखें बंद कर लेता था और उसके सिर के भीतर एक शून्य उभर आता था। एक सामान्य व्यक्ति इस शून्य में निरंतर कल्पना करता रहता था और फिल्म के टुकड़ों की तरह वे अस्पष्ट दृश्य दिखाई देते थे। जब कोई अपना मन खाली कर लेता था और सोचना बंद कर देता था तो मन शून्य हो जाता था, बिल्कुल बिना तारों वाले आकाश की तरह। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं था। हालांकि जब शिवाय मौर्य ने जागृति पत्थर पर अपना हाथ रखा तो उसे बिजली की शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति उसके हाथ से उसके शरीर में संचारित हो गई। इसके बाद उसके खाली आध्यात्मिक संसार में अचानक एक चमत्कारी शक्ति प्रकट हुई, जिससे दुनिया भर में एक बैंगनी रंग की रेखा बन गई। यह अद्भुत और एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। देखने के लिए धन्यवाद।